Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में जो टॉपिक आज चलेगा वो है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा अर्थात चंद्रमा पर जो है एक वीडियो, इसके पहले एक वीडियो पोस्ट हो चुकी है जिसमें इसका पार्ट 1 था। हम 18 पॉइंट तक उसमें बताए थे और आज जो है ये 19 से स्टार्ट होगा और 37 पॉइंट पर यहाँ पर ये वीडियो आपका एंड हो जाएगा। पार्ट 2 जो चंद्रमा से रिलेटेड है, पृथ्वी के उपग्रह के बारे में जानकारी दी गई है, इसका पार्ट 2 होगी ये वाली वीडियो। वो तो आप थंबनेल में देखेंगे, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। और यहीं पर आपका आज जो फिजिक्स का सिलेबस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला होगा, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स खत्म होने के बाद सब जैसे शुरू से अगर हम देखा जाए मेरे चैनल पर, तो हमने पहले जो आपका भारत का पुराना इतिहास था, है ना, उसको पढ़ाया। फिर उसका टोटल प्राचीन भारत का टोटल वीडियो पोस्ट किया है हमने। हाँ, ये थोड़ी सी बात है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस का कमी था उसमें, लेकिन वो हमने प्राचीन भारत का पूरा पढ़ाया है। फिर मध्यकालीन भारत का भी लगभग पूरा पढ़ा दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है 2-4 वीडियो, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आधुनिक भारत, वो उसका भी मध्यकालीन भारत पूरा पढ़ाया है, प्राचीन भारत पूरा पढ़ाया है। जो आधुनिक भारत है इसमें थोड़ा सा रह गया है। वो जो आंदोलन है ना, सन्यासी विद्रोह, ये सब जो है आपका चुआड़ विद्रोह, इस विद्रोह तक हम आ चुके थे और उसके बाद वहाँ से कुछ वीडियो है जो रुका हुआ है, तो उसको भी हम आपके सामने ला के पोस्ट करेंगे। हम इसलिए इतना आज बता रहे हैं क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी हो कि और कौन कौन से प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पर। अगर आप नहीं जानते हैं तो वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आज फिजिक्स एंड होगा, इसके बाद केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, दोनों में से जो भी सब्जेक्ट होगा, या हो सकता है केमिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को साथ लेके चलें, हाँ, लेकिन स्टार्ट करेंगे। और जस्ट जैसे आज वीडियो एंड होगी, अगले वीडियो में आपको वो अगला प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा और उसमें आपको वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए, बहुत इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं आज की वीडियो को। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा का जो पॉइंट 19 से बचा हुआ है इसको देखेंगे। चंद्रमा पर जल नहीं है, ये बात सही है, चंद्रमा पर जल नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले हम लोगों ने न्यूज़ में ऐसा देखा था, सुना था कि बहुत खर्च करने के बाद जो है वहाँ पर पानी का कुछ जो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में, भाप के रूप में जो है कुछ पाया गया था। लेकिन चंद्रमा पर जल नहीं है, जो कि बहुत ये रहा कि लोग कहने लगे चंद्रमा पर जल है। अब तो कुछ अब ऐसा कहा जा सकता है, कुछ ऐसा हल्का फल्का अंश मिला हो तो उसके आधार पर कहा जाता था कि चंद्रमा पर जल है, लेकिन चंद्रमा पर जल नहीं है। ये जो है आपका पूरी तरह से शोध किया, चंद्रमा पर जल नहीं है। चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को, वाटरलेस एरिया, चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को तूफान का महासागर, ओशियन ऑफ स्टॉर्म, है ना, ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है। चंद्रमा को या चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को तूफान का महासागर, जिस क्षेत्र में चंद्रमा पर जल नहीं है, जो जलविहीन क्षेत्र है, जल रहित क्षेत्र है, वाटरलेस एरिया है, उसको तूफान का महासागर क्या बोलते हैं? तूफान का महासागर अर्थात ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा तूफान का महासागर किसको कहते हैं, तो चंद्रमा पर वाटरलेस क्षेत्र को, वाटरलेस एरिया को या पानी रहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तूफान का महासागर, है ना। चंद्रमा पर तूफान का महासागर किसको कहते हैं? तो चंद्रमा पर ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी नहीं है, जो पानी रहित है, उसको क्या बोलेंगे? वाटर, है ना, उसको बोलेंगे ओशियन ऑफ स्टॉर्म अर्थात तूफान का महासागर। चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा का जो धरातल है वो कैसा है? उबड़ खाबड़, मतलब कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं नीचा है तो कहीं ऊपर है, मतलब कि चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ है। धरातल पर कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं सपाट मैदान। चंद्रमा की धरातल पर क्या है? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत लंबे लंबे पहाड़ हैं, तो कहीं सपाट मैदान है, तो कहीं गहरे गहरे गड्ढे हैं। कहीं बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है, कहीं सपाट मैदान है और कहीं बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा है। तो ये जो चंद्रमा की भूमि है, या आप कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का धरातल है वह जो है एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं बहुत बहुत गड्ढे, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, और कहीं क्या है? सपाट मैदान भी है। तो ये उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान लिबनिज पर्वत, है ना, लिबनिज माउंटेन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो लिबनिज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान कौन है? लिबनिज पर्वत है ना, लिबनिज माउंटेन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो चंद्रमा का साउथ पोल है, चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है, वहां पर यह ऊंचा स्थान स्थित है और इसका नाम क्या है? लिबनिज पर्वत। याद रखिएगा, चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है? लिबनिज पर्वत कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 35,000 फीट ऊंचा है।
है ना, ये दक्षिणी ध्रुव पर है और कितना है 35,000 फीट। चंद्रमा पर जो सबसे ऊंचा स्थान है लिबनिज पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है तो 35,000 फीट, मतलब कि 35,000 ऊंचा, 35,000 फुट है ना, सॉरी 35,000 फीट ऊंचा है। तो यह चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान हो गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, लिबनिज पर्वत। याद रखिएगा। उल्कापात या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चंद्रमा के तल पर अनेक गड्ढे बन गए हैं। उल्कापात का मतलब क्या होता है, उल्कापात मतलब उल्काएं कभी कभी टूट कर गिरती हैं और उसको क्या कहा जाता है, उल्कापात। जैसे बर्फबारी, बर्फपात, है ना, तो ये उल्कापात का मतलब हुआ कभी कभी उल्काएं टूट के गिरती है। तो उल्कापात या ज्वालामुखी विस्फोट, है ना, उल्कापात कहिए या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चंद्रमा के तल पर अनेक गड्ढे बन गए हैं। चंद्रमा का जो तल है उस पर क्या है, अनेक गड्ढे बन गए हैं। ये किससे, तो उल्कापात के कारण या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं, चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं वे समुद्र नहीं हैं जैसी कि प्राचीन मान्यता थी, बल्कि वे ज्वालामुखी से निकले लावे के बड़े बड़े मैदान हैं। कह रहा है जब आप चंद्रमा को देखिएगा तो उसमें क्या होता है, हल्का धब्बा दिखता है। तो चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं वे समुद्र नहीं है। पहले ये पुरानी मान्यता थी कि जो चंद्रमा में धब्बा दिखता है वो क्या है, समुद्र भाग है चंद्रमा का, लेकिन ये बात गलत है। ये पहले की मान्यता जो है गलत है। चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं वे समुद्र नहीं है जैसा कि प्राचीन मान्यता थी, बल्कि वे ज्वालामुखी से निकले लावे के बड़े बड़े मैदान हैं। ज्वालामुखी से निकले हुए जो लावा होते हैं उसके बड़े बड़े मैदान हैं, और वही मैदान चंद्रमा पर क्या होते हैं, काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब साफ है, चंद्रमा पर जो काला धब्बा दिखता है वह समुद्र नहीं है, वह ज्वालामुखी से निकला हुआ क्या है, लावा है ना, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है, और उसी लावा का बड़ा बड़ा मैदान है जो कि काला दिखता है। चंद्रमा का जो धब्बा दिखता है वो क्या है, चंद्रमा के अंदर धब्बा दिखने वाला जो वो धब्बापन है वो क्या है, तो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा का बड़ा बड़ा पर्वत है ना, लावा से बड़े बड़े मैदान है। ठीक है, ज्वालामुखी से निकले लावे के बड़े बड़े मैदान हैं, जिसके कारण चंद्रमा में हल्का धब्बापन दिखता है, हल्का कालापन दिखता है। नंगी आंखों से हम चंद्रमा का जो भाग देखते हैं उसमें चमकीली और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। कह रहा है नंगी आंख से हम चंद्रमा का जो भाग देखते हैं उसमें चमकीली और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। चमकने वाला भाग पहाड़ों व ऊंचे पठारों का क्षेत्र है। जो चमकने वाला भाग है वो क्या है, पहाड़ों व ऊंचे पठारों का क्षेत्र है जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं। मतलब वो जो चमकने वाला चीज आपको चंद्रमा में दिख रहा है, चंद्रमा को देखने के बाद जो चीज आपको चमकने वाला दिख रहा है वो चमकने वाला चीज क्या है, चमकने वाला भाग पहाड़ों व ऊंचे पठार का क्षेत्र, पहाड़ का और ऊंचे पठार का क्षेत्र है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती है और उससे वो चमकीलापन जो आपको है वो दिखता है ना। चमकने वाला भाग पहाड़ों व ऊंचे पठारों का क्षेत्र है जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आना चाहिए, काला धब्बा दिख रहा है किसके कारण, तो ज्वालामुखी के लावा के मैदान के कारण काला धब्बा दिख रहा है। और चांद में अगर चमकीलापन दिख रहा है तो वो कैसे दिख रहा है, चमकीलापन दिखने का कारण क्या है, पहाड़ और ऊंचे पठारों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह क्या होती है, चमकीली नजर आती है। इसलिए चंद्रमा में अगर चमकीलापन दिख रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर मौजूद पहाड़ या ऊंचे पर्वत जो है ना, चमकने वाला भाग पहाड़ों व ऊंचे पठारों का क्षेत्र है जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं, इसलिए वो चमकीला नजर आते हैं। गहरा दिखने वाले भाग नीची भूमि है, गहरा दिखने वाली भाग नीची भूमि है जिसको कभी समुद्र समझा गया था और उसी के अनुसार नाम भी दिए गए थे, यद्यपि चंद्रमा पर जल नहीं है। अब देखिए, अब समुद्र कैसे समझा सकता है, जब चंद्रमा पर जल मौजूद ही नहीं है, चंद्रमा पर जल है ही नहीं, तो आप उसको समुद्र कैसे कह दे रहे हैं। तो ये देखिए, शुरू में किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज सबको नहीं था। तो जिस तरह से लोगों को जो आभास होती थी वो उस तरह से बातें कहते थे और वो सिद्धांत मानता गया जमाना। लेकिन जब उस पर रिसर्च हो गया, उस पर जब उसका प्रूफ मिल गया, हर चीज़ का जब सबूत मिल गया, एविडेंस, उसका साक्ष्य मिल गया, तो फिर उसके बाद क्या हो गई, वो मान्यताएं बदल गई, है ना। जैसे आप देखिए, टॉलमी ने क्या कहा था, टॉलमी ने कहा था कि जो ग्रह नक्षत्र है, सूर्य ग्रह नक्षत्रों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो ग्रह है इसी के चारों ओर सूर्य घूमता है। बहुत दिन तक ये बात मानी गई, लेकिन बाद में कोपरनिकस ने क्या कहा, ये गलत है, सूर्य अपने जगह पर स्थित है और बाकी ग्रह उसका चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो गया, बाकी 1400 साल तक, जब तक कि कोपरनिकस का जन्म नहीं हुआ, जब तक उसके वो उतने लाइट में नहीं आए, तब तक लोग क्या मानता रहा, यही मानता रहा
कि ग्रह के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। तो इस तरह की अवधारणाएं होती है, लेकिन बाद में जब उसका प्रूफ मिलता है, उसका एविडेंस मिलता है या उस पर बातें होती है, उसको पुख्ता सबूत के साथ जब दिया जाता है तो बातें क्लियर हो जाती है। यहाँ जो है गहरा दिखने वाला भाग नीची भूमि है, जिसको कभी समुद्र समझा गया था और उसी के अनुसार नाम भी दिए गए थे। यद्यपि अर्थात लेकिन चंद्रमा पर जल नहीं है। जो चंद्रमा पर गहरा भाग है उसको समुद्र समझने की गलती की गई थी, उसका नाम भी दिया गया था, लेकिन वो समुद्र है नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर जल मौजूद है ही नहीं। चंद्रमा पर जहां दिन का तापमान 100 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है, अब बताइए यहाँ 40 डिग्री में हम लोग मरने लगते हैं और चंद्रमा का दिन का तापमान कितना है 100 से 130 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री में हम लोगों का हालत खराब होने लगता है इस गर्मी में, और चंद्रमा का तापमान दिन में कितना है 100 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है ना। चंद्रमा पर रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस। बताइए इतना कम तापमान है, कितना है -170 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह चंद्रमा का रात का तापमान बताया जा रहा है, और दिन का तापमान कितना है 100 से 130 डिग्री। 100 से 130 डिग्री सेल्सियस चंद्रमा की सतह पर दिन का तापमान है, और चंद्रमा का रात का तापमान कितना है -170 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। तापांतर का इतना होना वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण है। अब कह रहा है इतना जो ताप का अंतर है दिन और रात में, है ना, तापांतर का इतना होना वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हो रहा है। वहां पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए जो है इस तरह की चीजें वहां पर इतना ताप का अंतर दिख रहा है। अगर वहां पर वायुमंडल होता, एटमॉस्फेयर होती, तो इस तरह का इतना का अंतर नहीं दिखता। जैसा हमारे पृथ्वी हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा तापांतर नहीं है, इतना ज़्यादा ताप का अंतर नहीं है दिन में और रात में, लेकिन चंद्रमा पर इतना ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और अर्थ पर तो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। चलिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। अब बता रहा है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल आखिर है क्यों नहीं, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा वजह जो है लिया जाता है इस चीज को। अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे। इसका आंसर ये है कि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है, 6वां हिस्सा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6वां हिस्सा है जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब कम होती है तो वह उसकी सतह पर जो भी ग्रह है या उल्का है या उपग्रह है उसकी सतह पर गैसों का आवरण कम हो जाता है। जब ग्रेविटेशन ज्यादा होगा तो गैस का आवरण उसके सतह पर ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सब गैसों को अपनी तरफ खींच के रखेगी और जमीन के तल से आसपास रखेगी, तो वो क्या करता है वहां पर वायुमंडल क्रिएट करता है। लेकिन चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन कम है इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो गैसों का आवरण है वो उसकी सतह पर नहीं रहता, और इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो इनडायरेक्टली ये कहना होगा कि कहीं भी अगर एटमॉस्फेयर है तो इसका मतलब है कि उसकी सतह पर, उसकी भूमि पर कहीं ना कहीं गैसों का आवरण का जमाव है, गैसों का आवरण है, और उस गैसों के आवरण के होने में उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बहुत ही ज्यादा महत्व, अहम रोल है ना, अहम भूमिका है। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा रहेगा तो गैसें अपने से नीचे आएगी और वहां पर वायुमंडल होगा, और जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा, गुरुत्वाकर्षण ही कम रहेगा तो क्या होगी, गैसें उसके लेवल पर, उसकी भूमि पर नहीं आएगी और वहां पर एटमॉस्फेयर होने में दिक्कत होगी। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो गैस को बना के नहीं रख पाती है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इसलिए ये जो है ना, गैसों को बनाए रखने में सार्थक है, समर्थ है। कौन, पृथ्वी। जबकि चांद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण वो गैसों की शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ है। इसलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि भी नहीं है। इस चंद्रमा पर क्या कहता है, कोई साउंड भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि वायु के माध्यम से संचारित कंपन है। देखिए, अब ध्वनि भी वहीं पर होगा जहां पर क्या होगा, वायु होगा, या एक मीडियम होगा, एक माध्यम होगा। आप जानते हैं कि अगर हम बोलते हैं, सामने कोई सुनता है, तो ये क्या है, गैसों का आवरण है, इसमें तरंगित होता है। जो चीज़ कहा जाता है वो तरंग जो है, आप जानते हैं, श्रृंग गर्त होते होते वो जो है कान तक पहुंचती है और वहाँ ग्राह्य चीज़ें उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन चंद्रमा पर ये तरंग नहीं है, इसलिए अगर हम जोर से भी चिल्लाएंगे तो मेरे बगल वाला आदमी को आवाज़ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तरंग का संचरण होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए गैसों का वहाँ पर जमावड़ा कम है। जितना ही ज़्यादा मीडियम डेंस होगा,
है ना, जितना ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि बाहरी गैसों का आवरण ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। लेकिन जब गैस ही नहीं है जगह पर, वहाँ पर कोई तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का कोई मीडियम ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, तो आवाज़ कैसे जाएगी? यही बात है। इसलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि वायु के माध्यम से संचारित या कंपन है। चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है? तो 1.3 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है, और चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर आपका जो है चंद्रमा संबंधित पूरा टॉपिक एंड हो गया, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं बहुत रफ्तार के साथ 2 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा पर जल नहीं है। चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को तूफान का महासागर या ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है। चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ है। धरातल पर कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं सपाट मैदान है, तो कहीं गहरे गड्ढे हैं। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान लिबनिज पर्वत है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। उल्कापात या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चंद्रमा के तल पर अनेक गड्ढे बन गए हैं। चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं वे समुद्र नहीं है जैसे कि प्राचीन मान्यता थी, बल्कि वे ज्वालामुखी से निकले लावे के बड़े बड़े मैदान हैं। नंगी आंखों से हम चंद्रमा का जो भाग देखते हैं उसमें चमकीली और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। चमकने वाला भाग पहाड़ों और ऊंचे पठारों का क्षेत्र है जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं। गहरा दिखने वाला भाग नीची भूमि है, जिसको कभी समुद्र समझा गया था और उसी के अनुसार नाम भी दिए गए थे। लेकिन चंद्रमा पर जल नहीं है, इसलिए उसको समुद्र समझना गलत बात है। चंद्रमा पर जहां दिन का तापमान 100 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है, चंद्रमा पर वहीं रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापांतर का इतना होना, तापांतर मतलब ताप का अंतर, दिन में इतना ज्यादा और रात में इतना कम। दिन में 100 से 130 डिग्री सेल्सियस तक चल जाएगा और रात में -170 तक जाएगा। ये तापांतर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तापांतर है, ताप का अंतर बहुत ज्यादा है। तापांतर का इतना होना वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। इसलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि वायु के माध्यम से संचारित कंपन है ना, वायु के माध्यम से संचालित कंपन है। चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो मित्र, यहीं आज की वीडियो को एंड करते हैं। और ये वीडियो जो है आपके फिजिक्स का अंतिम वीडियो है, जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ये दूसरा पार्ट 2 है, जिसका कि आज यहाँ पर एंड हो गया। इस दोनों वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 है चंद्रमा की और जो पार्ट 2 है, इस दोनों को देखिएगा तो पूरा फुल नॉलेज आपको जो चंद्रमा का है वो मिल जाएगी। और यहीं पर आज बहुत खुश हूँ मैं दिल से, क्योंकि जिस दिन मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था, मैं याद करता हूँ मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको पूरा एंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत तरह की बातें मन में चल रही थी और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन अब लगता है कि अब कोई भी सब्जेक्ट का अगर हम उठाएंगे, किसी में भी हाथ देंगे, तो हमको ये अपना कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं जरूर उसको एंड कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स का एक एक टॉपिक को हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया है। ये अलग बात है कि व्यूज़ उतना नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ आ रहे हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों की संख्या भी कम है, तो जो भी है आप लोगों का फिर भी प्यार बना हुआ है, बहुत सारी जो है व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक आशा है कि हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। और यहाँ पर आपका ये फिजिक्स का वीडियो एंड हो गया। बस यहीं अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, प्यार बनाए रखें।